वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्रिट रिप्लस भी टीजीटी मैथ्स की तैयारी करा रही हूँ। यहाँ पे हमारा मेल की शिफ्ट का सेकंड का पेपर चल रहा है 2 सितंबर का, तो जिसमें हमने 40 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए थे। तो आज हमारा 41 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एंड अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से एंड लग रहा है कि यस आपको समझ में आ रहा है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। गोट इट। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, क्योंकि आज के थोड़े से क्वेश्चन लेंथी हैं एंड करने में भी टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमें क्वेश्चन नंबर 41 दिया है कि इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स क्यूब कोट एक्स वन माइनस में कोस एक्स। हमें ये बताना, ठीक है। जब भी आपको ना लिमिट का क्वेश्चन मिले ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं थोड़ा सा ओरली बता के चलती हूँ। जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले ना, तो सबसे पहले जो भी आपको लिमिट गिवन है ना, आपने उस लिमिट को क्या करना है, पुट करना है, जो भी आपका गिवन इक्वेशन है। तो जैसे ही उसमें पुट करोगे ना, अगर वो आपकी 0/0 फॉर्म आ रही है ना, तो आपको लगाना है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल हम क्यों लगाते हैं, ताकि जिस टर्म की वजह से हमारी 0/0 फॉर्म आ रही है, हम उस टर्म को क्या कर सके, खत्म कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को एंड करते हैं सोल्व। हमें ये वाला क्वेश्चन क्या था, गिवन था, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने इसमें लिमिट लगाई, तो मैंने देखा कि 0 इंटू समथिंग 0 एंड 1 - 1 इंटू 0, कि ये 0/0 फॉर्म क्या आ रही है, बन रही है लिमिट लगाने के बाद, ठीक है। देखो x इंटू एक्स की जगह आपको 0 पुट करना है, 0 इंटू समथिंग 0 एंड कोस 0 क्या होता है 1, 1 - 1 क्या हो गया 0, यानी कि 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। गुड इट। उससे पहले ना हम इस टर्म को क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ताकि हमारा जल्दी से आंसर आ जाए। तो हम कैसे करेंगे इसको, जो आपका कोट एक्स है ना, उसको क्या ले आओ, नीचे ले आओ। कोट एक्स को जब आप नीचे लेके आओगे, तो कोट एक्स को नीचे लेने के बाद यहाँ पे आपका क्या बचेगा 10x, और यहाँ क्या बन गया 1 माइनस में कोस एक्स। गोट इट। तो थोड़ा होप सो आपको ये थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होंगे, क्योंकि ना इनसे जल्दी हो जाती है चीज़ें, ठीक है। अगर आपको आते हैं ना ये चीज़, तो आपके लिए बेस्ट है। अगर नहीं है ना, तो लर्न कर लेना इन चीज इनको। तो यहाँ पे अब हमें क्या दे दिया, एक्स क्यूब हो गया एंड 10x एज इट इज। और 1 माइनस में कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्केयर, मतलब 1 माइनस कोस 2x का होता है कि 2 साइन स्केयर x/2। ये फॉर्मूला होता है, हम ये पढ़ के आते हैं। तो बस यहाँ क्या दे दिया आपका 1 माइनस कोस एक्स। तो आपका सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन स्केयर x/2, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना 2/2 ये होता है 2 साइन स्केयर एक्स। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या हो गया, कोट एक्स को नीचे ले आए, 2 साइन स्केयर x/2। अब आपको थोड़ा सा ना इसको ऊपर वाले को भी रीअरेंज करना है, कि x इंटू के साथ क्या ले लो 10x, ताकि ये 1 बन जाए टर्म, ठीक है। क्योंकि हमारा साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है ना। तो इस टर्म को हमने 1 बनाने के लिए इस टाइप से लिख दिया। और यहाँ पे लिख दो एक्स स्केयर इंटू में 2 साइन स्केयर x/2। अब यहाँ तो क्या दे दिया, साइन स्केयर x/2, और यहाँ ऑलरेडी क्या है एक्स स्केयर। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। गोट इट। अब जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, तो यहाँ भी क्या बन गया x² 2 x²/2, नीचे भी यही चल रहा है। तो अब यहाँ से ये टर्म तो क्या होगी, क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है 1, तो यहाँ से हमारी ये टर्म क्या होगी 1 इंटू, एंड यहाँ से 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे भी ये टर्म हमारी क्या होगी 1। गोट इट। इतनी बात आई समझ में, ये 1 कैसे बना। तो हमारा जो ओवरऑल आंसर निकला आपका, और यहाँ पे जैसे 1 तो निकला, यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, साइन स्केयर चल रहा है ना, लेकिन यहाँ तो क्या हो गया x²/2, मतलब पूरा इसका स्केयर चाहिए मेरे को, तभी तो ये चीज क्या होगी 1 होगी। तो मैं यहाँ क्या करूंगी x²/2। अब 2 का क्या, 2 का भी क्या हो जाएगा होल स्केयर हो जाएगा, एंड 2 का होल स्केयर होगा, तो मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई ना करके, क्योंकि मैंने 2 लिए थे ना, तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 4 हो गया। एंड नीचे आपका 2 था, मैंने अभी काटा नहीं है 2, ठीक है, ये कटा नहीं है, अभी मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे क्या था आपका 2, और यहाँ पे आपका चल रहा है साइन स्केयर x/2, यानी कि अगर मैं इसको ओवरऑल लिखूँ, तो ये भी टर्म क्या हो जाएगी हमारी 1। यहाँ तक आगे बात समझ में। ऊपर क्या बच गया आपका 4, और नीचे क्या बच गया 2। और जब मैंने इसको ओवरऑल सोल्व किया, तो मेरी लिमिट का आंसर कितना आ गया 2। तो होप सो गाइज आपको ये वाला आंसर समझ में आया कि मैंने किस टाइप से किया। एंड अगर आपको आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, तो कैसे सोल्व करने हैं, तो अब आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको अब क्वेश्चन दिखाती हूँ पे, जो इस लिमिट को सोल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आया 2। गोट इट। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अ कंटिन्यूस फंक्शन v इज सेड टू बी नेगेटिव डेफिनेट
इफ कि हमारा जो कंटिन्यूस फंक्शन है ना वो नेगेटिव डेफिनेट कब होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। आपके ना दो टाइप के डेफिनेट चलते हैं, एक आपका चलता है पॉजिटिव डेफिनेट और एक चलता है आपका नेगेटिव डेफिनेट। ध्यान से देखना, आप कभी नहीं भूलोगे जब भी इस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा। पॉजिटिव डेफिनेट फंक्शन हमारा क्या होता है, ए फंक्शन इज सेड टू बी द पॉजिटिव डेफिनेट, जिसमें जो हमारी फंक्शन में एफ ऑफ जीरो की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो। दो कंडीशन होती है इसमें, ठीक है। और जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन क्या होता है, जीरो, फॉर ऑल एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। गोट इट। इसमें क्या होता है हमारा, और नेगेटिव डेफिनेट क्या बोलता है, नेगेटिव डेफिनेट ये बोलता है कि हमारा फंक्शन पे जीरो किसके इक्वल होता है, जीरो के। और जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो लेस देन क्या होता है, जीरो, फॉर ऑल एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ तक बात आई समझ में। उसके बाद हमारा क्या बोलता है कि v इज नेगेटिव, कि जब v हमारा, क्योंकि ये v की टर्म में दिया है ना कंटिन्यूस फंक्शन v, यानी कि जब हमारा कंटिन्यूस फंक्शन नेगेटिव होगा तो जो हमारा माइनस वी है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। ध्यान रखना ये क्या बोल रहा है कि जब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन नेगेटिव होगा तो जो नेगेटिव टर्म ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है वो क्या होगी, पॉजिटिव। और जब हमारा v यानी कि फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो जो हमारा नेगेटिव ऑफ फंक्शन है कंटिन्यूस वो क्या होगा, नेगेटिव। आई बात समझ में, नहीं आई? मैं बताती हूँ दोबारा से आपको एक बार ओरली। ये तो मैंने अभी आपको पढ़ के बताई है कि क्या था। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि v ना आपको कोई भी फंक्शन दिया, कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। अब आप आपसे ना ये पूछा गया है कि माइनस ऑफ v क्या होगा, आपको यही दिया क्वेश्चन में। v हमें कंटिन्यूस फंक्शन दिया है एंड पूछा है कि माइनस v क्या होगा। तो ध्यान से देखो, डेफिनेट पे पूछा है तो पहले मैं फंक्शन की ये बताती हूँ, अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका जो डेफिनेट है ना, डेफिनेट पॉजिटिव, हमारे दो टाइप के डेफिनेट होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव डेफिनेट और एक होता है हमारा नेगेटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट क्या कहता है कि फंक्शन पे अगर हम जीरो लगाते हैं तो वो क्या होता है, जीरो के इक्वल, और फंक्शन पे जब फंक्शन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होती है, जीरो। इसी तरह ये हमारे फंक्शन की जीरो वैल्यू पे क्या देता है, जीरो। और जो एफ ऑफ एक्स है वो लेस देन क्या होता है, जीरो। ये बात तो भाई हम वैसे भी लर्न कर लेंगे कि नेगेटिव है तो वो लेस देन क्या होगा, जीरो, पॉजिटिव है तो वो ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो। अब बात आती है कि मैडम ये v कंटिन्यूस v नेगेटिव ये फंक्शन का मतलब क्या है, ये बताती हूँ मैं आपको। कि आपको कोई भी फंक्शन v दे रखा है, अगर वो आपका नेगेटिव है, ठीक है, तो माइनस ऑफ v है ना वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे जो v है हमारा कंटिन्यूस फंक्शन चल रहा है, कि जब वो नेगेटिव है ना तो इसका जो नेगेटिव है ना वो क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे क्या चलती है बात, अपोजिट। इसी तरह जब हमारा कंटिन्यूस फंक्शन पॉजिटिव है तो माइनस ऑफ v है ना हमारा वो क्या होगा, नेगेटिव। बात आई समझ में इतनी, कि अपोजिट ही चलना है, कि जब v हमारा क्या दे दिया, नेगेटिव, तो माइनस वी क्या हो गया, पॉजिटिव। जब v हमारा पॉजिटिव है तो माइनस वी क्या हो गया, नेगेटिव। अपोजिट चलना है साइन, और कुछ नहीं है। आई बात समझ में। अब इसका आंसर देखो क्वेश्चन में, कि हमें देखो, अब ध्यान से देखना कि अ कंटिन्यूस फंक्शन v इज सेड टू बी नेगेटिव। अब हमें v क्या दे दिया, नेगेटिव, तो माइनस ऑफ v क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर ये v हमें क्या दे रखा होता, पॉजिटिव, तो माइनस ऑफ v क्या होता, नेगेटिव। बस ये अपोजिट चलते हैं, ये जरा याद रखनी है आपको। तो माइनस ऑफ v क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव डेफिनेट। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। बेसिकली थोड़ा सा ये रिजल्ट है, ठीक है, इतना कुछ वो नहीं है। मतलब ये है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना अच्छे से, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि अ कंटिन्यूस फंक्शन v इस टाइप का है, यहाँ पे भी v दे दिया कि r की पावर n से r इज सेड टू बी रेडिकल बाउंडेड इफ, कि हमारा जो कंटिन्यूस फंक्शन है v वो हमारा रेडिकल बाउंडेड कब होगा। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो हमारे ये कंटिन्यूस फंक्शन की बात की है, जो अभी मैंने आपको पॉजिटिव डेफिनेट बताया था, जिसमें हमारी एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि फंक्शन जीरो पे क्या देता है, जीरो। तो बस इसमें वही कंडीशन पूछी हुई है कि बाउंडेड कब होगा, बाउंडेड तब होगा जब वो एक चीज से बंधा होगा, यानी कि वी ऑफ जीरो किसके इक्वल होगा, जीरो के। इनका कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर पढ़ा दिया। ये पॉजिटिव डेफिनेट की बात कर रहा है। अगर ये यहाँ पे मतलब मान लो गिवन है कि पॉजिटिव भी नहीं दिया, नेगेटिव भी नहीं दिया, तो इन द केस ऑफ आप कुछ भी यूज कर सकते हो अपनी मर्जी से। जैसे इसमें कुछ नहीं दिया ना, तो लेकिन मैं अभी हम पढ़ के आए हैं कि वी ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो। ये होता है हमारा कंटिन्यूस फंक्शन के लिए। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, क्योंकि दोनों कनेक्टेड थे आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 44 कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी इफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड, कि कोई भी फंक्शन है अगर हमें क्या दिया, कंटिन्यूस दिया एट एक्स इज इक्वल टू सी पे, ये
बेसिकली कंटिन्यूस की डेफिनेशन ही होती है कि कोई भी फंक्शन जब हमें कंटिन्यूस दिया होता है तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या होता है, डिफाइन होता है एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। ये बेसिकली एक रिजल्ट है, ठीक है। तो इसको एज अ रिजल्ट क्या करना, लर्न कर लेना कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस अगर एक पॉइंट पे, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, डिफाइन होगा उसी पॉइंट पे, ठीक है। ये सिंपली हमारा क्या है, रिजल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, suppose that f of x has a derivative on the interval a, open interval ab, is continuous on the interval close interval ab, and f of a is equal to f of b, then at some value x c belong to open interval, f of dash c is equal to f of b minus f of a b minus a। अब जिसने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी है ना, उसको तो देखते ही पता चल गया होगा ये इसका क्या मतलब है। ये ना हमारी बेसिकली ये होती है हमारी लैग्रेंज मीन थ्योरम, ठीक है। दो थ्योरम चलती हैं हमारी, एक रोल थ्योरम होती है, एक लैग्रेंज मीन थ्योरम होती है। तो मतलब ऐसे तो तीन थ्योरम होती हैं, ठीक है, क्योंकि एक चलती है बी माइनस ए पे, एक चलती है एफ ऑफ डैश सी इज इक्वल टू, एक जी ऑफ पे चलती है, और एक आपकी चलती है जो कि फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, और एक लैग्रेंजेस चलती है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो ये सिंपली ना आपकी क्या होती है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम होती है। तो सिंपली ये रिजल्ट है, इसको लर्न कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली ना आज के में आपके रिजल्ट बहुत सारे पूछे गए हैं 2021 में, तो आपको ना इंपॉर्टेंट रिजल्ट लर्न करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे दिया अ फंक्शन विच आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब ये इसके नाम से ही पता चल गया होगा, मैंने कितनी बार बताया, जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है किस में होता है, मोनोटोनिक में होता है भाई, मोनोटोनिक में होता है। मैक्सिमम मिनिमम का कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की बात करें तो फंक्शन क्या होता है, मोनोटोनिक। नेक्स्ट हमें दे दिया ऑल ऑल ऑफ द कंप्यूटेशनल साइंस इज बिल्ड ऑन। ये बेसिकली इसको लर्न करना है टेलर थ्योरम। जो हमारी कंप्यूटेशनल साइंस होती है वो किसके ऊपर होती है, टेलर थ्योरम के ऊपर। के पेपर में ना आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव कम एंड थोड़ा सा ना वो क्या बोलते हैं, थ्योरम वाले ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, मतलब लर्न करने वाले। मैं सोच रही हूँ आज मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवा ही देती हूँ, बड़े दिन से पेपर चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। टेलर थ्योरम इज नॉट यूज टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ। टेलर थ्योरम का हम यूज किस लिए नहीं करते भाई, ऑन सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यूज नहीं करते। डेफिनेट इंटीग्रल में यूज करते हैं, एसिम्प्टोट में यूज करते हैं, ग्रोथ ऑफ फंक्शन में करते हैं, लेकिन बस इसको ना लर्न कर लेना। जो मैं कह रही हूँ ना लर्न करना, तो भाई मार लो रट्टा, सुबह उठ के मार लो, ठीक है। इसका कोई ना हिट एंड ट्रायल रूल नहीं है। और ये थोड़े ना क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि रिपीटेड होते हैं, ठीक है। इनका कोई लॉजिक वॉजिक नहीं होता। जो थोड़े करने के होते हैं ना, वो उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया करो। ये तो भाई रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं कि भाई रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, तो बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वायरल मत कर देना इस वीडियो को कि मैडम ऐसे कह रही है रिपीट होते हैं रिपीट। ड्रिल प्लस बी में आपने नोटिस किया ना 2024 में, 2021 का पेपर आया हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे 2021 के, अगर किसी ने ढंग से पढ़ाई की है तो, ठीक है। 2026 में देख लेना, आपको 2024 के पेपर मिलेंगे, करवाऊंगी मैं वो भी आपको। बाकी 2021 के जैसे ही हैं वो करवाने तो है ही, करवाऊंगी मैं। 21 कर लो आप, मतलब डे ट्रिपल एस बी के लिए अगर लगा रहे हो ना कि भाई आपको ना 55 का टारगेट मत लेके चलना, मेरी मानना 100 में से ना कम से कम 75 का टारगेट लेके चलना, 75 या 80 का, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम पता नहीं कहाँ से उठा के दे रखे होंगे, ठीक है। और 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पढ़े होंगे। मैं बता अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, ठीक है। चाहे इसको आप कहीं पे भी देख लेना, करके भी देख लेना, ठीक है। 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पढ़े होंगे, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते तो होंगे, लेकिन थोड़ा ना जैसे ये नहीं कहते भाई हाँ, मतलब वो डाउटफुल क्वेश्चन, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने मैक्सिमम पढ़े होते हैं, चीजें पता होती हैं। वो अलग बात है कि हमने प्रैक्टिस कम की होती है तो हमें याद नहीं रहते, एंड 20 क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो मैं मेरा तो ये मानना है कि 80 का टारगेट लेके चलो, तब जाके आप 75 या फिर 70 65 पे अटकोगे। तो अगर बिल्कुल ही 55 का टारगेट लेके चल रहे हो ना, तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि 55 वाला फिर वो नीचे जाएगा। इसलिए ना टारगेट 80 का लेके चलो कि 80 नंबर लेने ही लेने हैं, ठीक है। तब जाके हमारे 65 या फिर 70 नंबर बनेंगे। एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है मेरे को, तो ठीक है। तो चलो मेरा तो मेन यही है, बाकी जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, इतनी गारंटी है मेरे, जितना मैं पढ़ाऊंगी ना आपको मेरी वीडियो से ना मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, गारंटी है मेरी, गारंटी के साथ बोल रही हूँ। बाकी वो आप पे डिपेंड है कि आप क्या सोचते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, द मैक्लेरियन सीरीज आर यूज टू अप्रोक्सीमेट देन। जो मैक्लेरियन सीरीज होती है ना, ये किस पे चलती है, ये बेसिकली ना हमारा लोन्डेज फैक्टर गामा पे चलता है,
लोरेंट्स फैक्टर गामा पे चलता है। बस ये भी आपको क्या करना है, लर्न करना है, क्योंकि ये रिजल्ट है, मैं कुछ नहीं कर सकती, ये मैंने अपने घर से नहीं बनाए रिजल्ट, ठीक है। ये आप क्या आए हुए हैं तो आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट हमें दे दिया द मल्टी वेरिएबल चेन रूल इज। मल्टी वेरिएबल चेन रूल क्या होता है, डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये पता क्या होता है मल्टीप्लीकेटिव, आपको देख के ही पता चल जाएगा। हमें डी एफ बाई डी एक्स बनाना है कि एफ डी ऑफ एफ और एक्स किस पे बन रहा है। इन पे तो देखो यहाँ से टी से टी कट गया, डी एफ बाई डी एक्स यस बन रहा है, इस पे भी बन रहा है। यहाँ पर यहाँ दिया क्या है, डी एक्स बाई डी टी दिया है, तो डी एक्स बाई डी टी तो नहीं बन रहा, इसलिए गलत हो गया। डी वाई बाई डी एफ, अब डी वाई, अब यहाँ पे भी उल्टा दे दिया तो ये ऑप्शन भी वैसे गलत। डी एफ बाई डी एक्स यहाँ देखो बन रहा है, डी एफ बाई डी एक्स नहीं, यहाँ भी नहीं बन रहा। अब आओ फर्स्ट पे, डी एफ बाई डी एक्स, यहाँ क्या दे दिया, डी एफ, अब डी टी से डी टी कट गया, डी एफ बाई डी एक्स, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शन तो, ये तो ऐसे होते हैं फ्री के नंबर होते हैं, ये हो गया ये हो गया, ये मतलब आपको आते हैं या नहीं आते भाई, चलो देख के चलो, ये तो फ्री के नंबर होते हैं, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। नेक्स्ट हमें दिया कि इफ z इज इक्वल टू एक्स की 4 e की पावर y फाइंड डी जेड। अब ये देखो कितना इजी, पता है ड्रिट प्लस भी ना, फीमेल का पेपर इतना मुश्किल दे रखा है भाई, फीमेल ज्यादा पढ़ती है और मेल पढ़ते नहीं है क्या, और मेल का पेपर देखो ऐसे ऐसे 12th के क्वेश्चन दे रखे हैं। मेरे को मतलब गुस्सा तो बहुत आता है ड्रिट प्लस बी पे, भाई फीमेल के साथ इतनी ना इंसाफी क्यों। आप फर्स्ट पेपर उठा के देखना फीमेल का, कम से कम मेरे को 30 दिन लग गए थे उस पेपर को करवाते करवाते, इतना हार्ड पेपर है, क्योंकि मैंने पूरा कंसेप्ट करवाया आपको उस पेपर में, एक एक उठा के मैंने एक एक थ्योरम नहीं छोड़ी, मैंने उसमें आपको मैट्रिक्स स्पेस मॉडलिंग सब कुछ पढ़ा दिया। अब ये चीजें रिपीट हो रही हैं उसमें, भाई फीमेल के साथ इतनी दुश्मनी क्यों भाई ट्रिपल एस बी वालों। यहाँ पे ना मेल का खाली पूछा हुआ है फाइंड डी जेड, डी जेड पूछा, अब यू इंटू वी लगा दो इसमें एंड सिंपली कर दो डेरिवेटिव और डी जेड की वैल्यू आ जाएगी। होप सो ये इजी क्वेश्चन है, मैं इसलिए नहीं बता रही इतना, ठीक है। देखो यू इंटू वी लगा दिया, यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव, फिर वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव, बस सिंपली ये ना रिजल्ट आंसर। मेरे को तो गुस्सा आता है ड्रिटर प्लस बी में इस टाइप से देख के कि भाई फीमेल के साथ क्या था उस ड्रिटर प्लस बी को जो इतना मुश्किल पेपर दे देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया अ वेक्टर फील्ड इन, आप ना माइंड मत करना मेरी बातों को, ठीक है, ये मेरे को पर्सनली लगती हैं बातें, मैं किससे शेयर करूं मैं पढ़ाती हूँ तो मेरा मन करता है बीच में आप लोगों के साथ शेयर करूं, मेरा लगता है पर्सनली ओपिनियन, बाकी आप कमेंट करके बताना ऐसा है क्या। अ वेक्टर फील्ड इन आर ऑफ एन इज फंक्शन, तो ये हमारा क्या होता है, वेक्टर फील्ड आर ऑफ एन इज आर ऑफ एन, ये भी हमारा रिजल्ट है, आपको लर्न करना है भाई, जो मैं बोल रही हूँ ना लर्न करना था भाई, लर्न करना है। नेक्स्ट हमें दे दिया विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर फील्ड, की कौन सी हमारी वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी नहीं होती। सिंपली याद रखना है जो वेक्टर फील्ड की ना 3 प्रॉपर्टी होती है, रेडिकल, रोटेशनल एंड ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होता, ये हमारा बेसिकली फिजिक्स में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया विच इज नोट द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं होती भाई, एडिटिव भी चलता है, लीनियरिटी भी चलता है, एरिया प्रॉपर्टी भी चलता है, लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं चलता, ये हमारी ग्रुप की बात हो जाती है। नेक्स्ट हमें दे दिया द ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओवर द 3 डायमेंशनल सॉलिड डब्ल्यू इज रिटन एज, ये देखो ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द फंक्शन एफ ऑफ, जो इसने लैंग्वेज दिया ना इसको कहा मैथमेटिकली लिख के दिखाओ, ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम एफ ऑफ डी वाई, बस इसको सिंपली लिखना था। नेक्स्ट हमें दे दिया ग्रीन थ्योरम रिलेटेड टू डबल इंटीग्रल ओवर अ रीजन टू, तो इसमें आपको क्या लर्न करना है कि ग्रीन थ्योरम है ना वो हमारी कहाँ से कहाँ चलती है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अभी मेरे को ना मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ सोल्व करवाने हैं तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, मैंने बाकी इसको बहुत बार बताया, लेकिन जब जैसे मैं आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाऊंगी ना ड्रिट प्लस बी का दोबारा से करवा दूंगी, अभी फिलहाल देख लो क्योंकि मेरा टारगेट है कि इस मंथ में आपके सारे पेपर कंप्लीट हो जाने चाहिए। हमें यहाँ पूछा है कि ग्रीन थ्योरम रिलेटेड टू डबल इंटीग्रल ओवर अ रीजन टू, ग्रीन थ्योरम है ना हमारे सरफेस से किसमें चलती है, लाइन में, गोज हमारी किसमें चलती है, सरफेस से वॉल्यूम में, स्टोक किसमें चलती है, सरफेस से लाइन में, ठीक है। अभी के लिए इतना लर्न करो, बाकी मैं बहुत जल्द टॉपिक वाइज सीरीज लाने वाली हूँ, कौन कौन से आपके करने हैं आपको चैप्टर, ठीक है। एग्ज़ाम रिलीवेंट ही होगा, मैंने जैसे कि पहले आपको बोला है, मैंने कमिटमेंट भी किया है कि मैं जितना भी पढ़ाऊंगी आपका एग्ज़ाम में आएगा, तो मैं उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ाऊंगी। अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके चल रहे हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपको 100% दूँ अपना। और एक टीचर के लिए सबसे अच्छी बात वही होती है कि अगर उसने जो पढ़ाया वो अगर बच्चों के काम आ रहा है, तो इससे बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ी एक अचीवमेंट एक टीचर के लिए कुछ नहीं हो सकती। तो इसलिए
मैं उस चीज़ को माइंड में रख के चलती हूँ एंड आपको मैं एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाऊंगी। हमें दे दिया ग्रीन थ्योरम से दैट द टोटल माइक्रोस्कोपिक सर्कुलेशन इन डी इज इक्वल टू द सर्कुलेशन अराउंड द बाउंडेड सी ऑफ डी। तो इसको कैसे लिखना है, बस ये पूछा था ग्रीन थ्योरम क्या होती है। तो ग्रीन थ्योरम मैंने अभी बताया सरफेस से किस पे चलती है, लाइन में, तो क्लोज इंटरवल एफ ऑफ डी एस। ठीक है, तो मतलब ये सिंपली है, थोड़ा सा इसको लर्न करके चलो। वैसे तो इसके इक्वल होता है कि सरफेस से ये लाइन इंटीग्रल हो गई, सरफेस हो गया करली एफ टू बाई करली एक्स माइनस में करली एफ वन बाई में करली वाई डी एक्स डी वाई। ये चलता है ग्रीन थ्योरम में, इसका फॉर्मूला। ठीक है, बट अभी ये रिजल्ट है तो इनको लर्न करके चलो। द सरफेस इंटीग्रल ओवर of the curve of the function over a surface bounded by the closed surface is equal to the line integral of the particular vector function around the surface। इसको बोलते हैं स्टोक थ्योरम। ठीक है, स्टोक थ्योरम क्या कहाँ चलती थी, सरफेस से लाइन में। सरफेस से लाइन में ना हमारी स्टोक भी चलती है, ग्रीन भी चलती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब भी बात आ जाए, अगर स्टोक की बात आती है तो सरफेस से जाएगा कर्व में। ठीक है, और जब ग्रीन की आ जाए सरफेस से जाएगा लाइन में, उसमें कर्व नहीं आता। अब इसमें कर्व दिया था ना तो इसलिए स्टोक थ्योरम है। अगर ये कर्व ना दिया होता ना, सिंपल लाइन दी होती, तो इसका आंसर ग्रीन थ्योरम हो जाता। मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है ये। ठीक है, अब ये सरफेस से वॉल्यूम के ऊपर पूछ लिया। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द वॉल्यूम। देखो सरफेस से वॉल्यूम में गया, किस में आ गया, वो गॉस थ्योरम। मतलब मैंने इसको ऐसे लर्न करवाया हुआ है वैसे तो अपने पेपर में, कि उसको गुस्सा आ गया, उसने तो वॉल्यूम के जैसा शीशा था उसको तोड़ दिया गुस्से में। ठीक है, मतलब मैंने ऐसे लर्न करवाया हुआ है बच्चों को। बाकी मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें ये टॉपिक लेने वाली हूँ सारे। सो अभी के लिए ना एक बार आपको एग्जाम दिखाने बहुत जरूरी थे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो अगर मैं ना आपको कुछ भी पढ़ाने लग जाऊँ ना तो फिर कमेंट आएंगे नीचे, मैडम जो पढ़ाया ना पेपर में तो आया ही नहीं, वाह जी वाह। तो मेरे को वो चीज़ नहीं सुननी है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट हमें दे दिया विच इज नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रल। तो अभी मैंने आपको बताया लीनियरिटी, मोनोटोनिसिटी एंड एडिटिव, एसोसिएटिव नहीं होती, ये ग्रुप में चलती है। नेक्स्ट हमें दे दिया, मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि ये क्वेश्चन जल्दी, ये पेपर जल्दी खत्म हो, तभी तो दूसरा स्टार्ट होगा। ठीक है, ये थोड़े थोड़े से वैसे ही थे थियोटिकली। सो जल्दी जल्दी एक बार आप भी आंखों के आगे से गुजार लो। एवरी कंटिन्यूस रियल वैल्यू फंक्शन ऑन द ईच क्लोज बाउंडेड इंटरवल इज, इसको बोलते हैं रीमान इंटीग्रल। नेक्स्ट हमें दे दिया कि सपोज अ क्लोज इंटरवल ए एंड बी, द पार्टीशन ऑफ द इंटरवल इज सेड टू बी द सीक्वेंस ऑफ द फ्लोइंग। ये मैंने ना अपने फर्स्ट पेपर में ना पार्टीशन क्या होता है, नोम्स क्या होता है, ये मैट्रिक्स मैंने ना बहुत अच्छे से बताई है आपको रीमान इंटीग्रल में। तो अगर किसी को अच्छे से पढ़नी है ना तो एक बार आप वो वीडियो देख के आना कि पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब होता है जैसे आपको कोई भी ना बाउंडेड इंटरवल दिया होता है। जैसे मैं थोड़ा सा बता के चलूँ तो, अब ये बताने लगी ना फिर क्वेश्चन रह जाए। जैसे ना मान लो आपको 0 और 1 कोई भी बाउंडेड इंटरवल दिया, इस बाउंडेड इंटरवल को हम किस टाइप से, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया 0 और 1 लिखो इसको। तो यहाँ 0 और 1 है ना, यानी कि 0.1, 0.2, 0.3, 0, मतलब हम जो ये मैंने लिखा ना, इसको बोलते हैं हम पार्टीशन, कि हम इस चीज को किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं पार्टीशन। गॉट इट। और नोम क्या बोलता है, नोम का मतलब होता है कि मैक्सिमम लेंथ क्या होती है। मैक्सिमम लेंथ का मतलब वो किस बाउंडेड पॉइंट से बन रहा है, तो मैक्सिमम लेंथ क्या है इसकी, 1, तो इसको बोलते हैं हम नोम। ज़्यादा नहीं बता रही मैं, थोड़ा बहुत ही बता के चल रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। बाकी मैं पढ़ाऊंगी टॉपिक वाइज, ये पेपर खत्म होंगे तभी मेरा टॉपिक वाइज स्टार्ट होगा, क्योंकि भाई मैं एक हूँ, वीडियो को एडिट भी करना पड़ता है। आज मैंने बहुत बोल दिया ना इस वीडियो में, आज ही बोला, मैं भड़ास निकाल रही हूँ। तुम लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते मेरा चैनल, देखते तो वीडियो, ये गलत बात है। तो बस पार्टीशन बताना था, तो एक्स नॉट लेस देन x1 x2 अप टू xn बी। ठीक है, बस ये पार्टीशन बताने थे इसमें। और इसलिए आज मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रही हूँ। तुम लाइक नहीं करते, गंदे बच्चे हो तुम सारे, मैडम की वीडियो को लाइक नहीं करते, देखते हो बट लाइक नहीं करते, ऐसा क्यों भाई। नेक्स्ट हमें दे दिया इफ आइदर लिमिट ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल इज indefinite or if the integrand is indefinite any inside the range of integration the integration is said to be, इसको बोलते हैं improper integral। improper integral क्या बोलता है कि हमारी जो अपर लिमिट या लोअर लिमिट उसमें क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, या दोनों लिमिट हमारी क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो हम उस केस में बोलते हैं improper integral। जैसे इसने दिया है कि if either the limit integral, कि हमारी या तो ऊपर वाली लिमिट या नीचे वाली लिमिट क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, यही तो बोल रहा है इंटीग्रेट, इनफाइनाइट एनीवेयर, या फिर दोनों क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। मेरा मन तो है मैं आपको बहुत सारा बताऊं, पर मेरे को क्वेश्चन कंप्लीट करवाने हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी खींच रही हूँ अपनी वीडियो को, क्योंकि कभी भी पेपर हो सकता है आपका।
फाइंड द वैल्यू ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। जब भी आपको ना इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू निकालो, तो आपने क्या करना होता है कि जो आपकी इनफाइनाइट लिमिट है ना उसको टी पुट कर दो, 0 से टी। सिंपली इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो ई की पावर टी का, तो ई की पावर टी माइनस में 1 यानी कि लिमिट लगा देना 0 से टी। तो यहाँ से आपका सिंपली आंसर रिजल्ट मिल जाएगा। ये 12th क्लास के ऊपर ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे दिया अ सीरीज ऑफ द फंक्शन। जब इस फॉर्म में कोई भी हमारी सीरीज होती है ना तो इसको बोलते हैं पावर सीरीज। नेक्स्ट हमें दे दिया कि W belong to CB or domain and suppose function sequence f of n is a sequence of analytic function W to T, then the f is analytic on। देखो इसने क्या बोला है, इसके ना स्टेटमेंट में ये आंसर छिपा है क्या। इसने ये बोला है कि जो हमारा W हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, सी में, और जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, सी के ऊपर ही क्या है, एनालिटिक। सी के ऊपर नहीं, यहाँ से चल रहा है डब्ल्यू टू एफ, और जो हमारी इसकी एनालिटिक फंक्शन है वो किस पे चल रहा है, डब्ल्यू से लेकर एफ में। तो एफ भी किस में एनालिटिक होगा, डब्ल्यू पे ही होगा। सी पे क्यों होगा, डब्ल्यू पे होगा, क्योंकि डब्ल्यू तो इसी के अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें अ सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन इज अ सीक्वेंस विद अ फंक्शन एलिमेंट एफ ऑफ एन। डी से किस पे दे दिया, आर पे, इज डिफाइन ऑन द सेट। तो ये रिजल्ट है, डी किस पे होगा, आर पे होगा, ठीक है। डी इज कंटेन इन आर। नेक्स्ट हमें दे दिया द बाउंडेड फंक्शन एफ ऑफ ए बी कहाँ पे जा रहा है, आर पे, इज रीमान इंटीग्रल इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन ए एंड बी विच मे बी डिपेंड ऑन ई। ये सिंपली ना रिजल्ट है कि अपर इंटीग्रल माइनस में लोअर इंटीग्रल क्या होता है, लेस देन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द मैट्रिक स्पेस। कौन सा हमारा मैट्रिक स्पेस में सेटिस्फाई नहीं होता। तो हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमारा मैट्रिक स्पेस में क्या होता है, सेटिस्फाई नहीं होता। तो होप सो गाइज आपको यहाँ तक समझ में आया, और आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन खींच दिया आपके है ना। वैसे मन तो है और करवा दूं, पर ज़्यादा हो जाएगा फिर आप भी बोर हो जाओगे। बाकी मैंने आज बोल बोल के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया अपना इस चैनल। तो बताना आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। अगर अच्छी लग रही हैं तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, और मेरी बात से एग्री भी करते हो ना तो कमेंट भी करके बता देना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।